शक्ति मौली की कैद में बैठी देवयानी वहां से निकलने के बारे में सोचे जा रही थी। शक्ति मौली उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो आखिर देवयानी की बात सुनता भी क्यों? उसके साथ इंद्रनगर में जो हुआ था उसको वो अभी तक भूल नहीं पाया था। कुछ देर तक सोचने के बाद देवयानी के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने अपना आखिरी दांव चलते हुए शक्ति मौली की ओर देखते हुए कहा, आपने उस राज्य के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में अपना खून बहाया है युवराज। क्या आप उसे ऐसे तबाह होते देखेंगे? अगर वो तबाह हुआ तो आप भी तबाह हो जाएंगे युवराज। अभी तक देवयानी की कोई भी बात ना सुनने को तैयार शक्ति मौली के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। उसके चेहरे पर आई शिकन को देखकर देवयानी मुस्कुरा उठी थी। उसे लगा था कि शायद उसका पांसा काम कर गया है, लेकिन फिर अचानक से उसकी शिकन कहीं खो सी गई और वो देवयानी की ओर मुखातिब होते हुए बोला, कल को तबाह होने वाला इंद्रनगर आज तबाह हो जाए। मैंने उस दिन ही उसे तबाह मान लिया था जब महाराज चंद्रमौली के कहने पर कुलगुरु विचित्रवीर ने मुझे बिना मेरा अपराध जाने मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए राज्य से बेदखल कर दिया था। तुम मुझे ऐसी बातों में नहीं फंसा सकती देवयानी। उसके इस तरह से बात करने पर देवयानी का मुस्कुराया चेहरा मुरझा गया था और उसकी आंखों में जो आशा की किरण जली थी वो भी बुझ सी गई थी। लेकिन तभी शक्ति मौली ने उससे कुछ ऐसा कहा कि उसका मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठा था। चूंकि उस समय तुम्हारे भाई और राज्य रक्षक आदित्य ने मेरी जान बचाने हेतु मुझे इस ग्रह पर भेज दिया था, अतः मैं उनके इस परोपकार का बदला तुम्हें स्वतंत्र करके चुका सकता हूँ। कहते हुए इंद्रनगर से बिछड़ने की पीड़ा शक्ति मौली की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देवयानी देख पा रही थी और उसे शक्ति मौली की आंखों में कहीं न कहीं निरपराधता झलकती हुई दिखाई दे रही थी। जब शक्ति मौली ने उसे छोड़ने का वचन दिया तो उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता की लकीर फैल गई, लेकिन उसकी ये प्रसन्नता क्षणिक थी, क्योंकि आगे जो शक्ति मौली ने कहा वो उसे फिर से अंधेरे के गर्त में धकेलने वाला था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद शक्ति मौली आगे कहते हुए बोला, लेकिन तुम्हें कवच और ऊर्जा स्रोत नहीं मिलेगा देवयानी। शक्ति मौली के मुंह इतना सुनते ही उसके ऊपर वज्रपात हो गया, क्योंकि बिना कवच और ऊर्जा स्रोत के राज्य रक्षक और भारत को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। और अगर मान लो देवयानी अपने प्रतिभा के दम पर उसे ढूंढ भी लेती तो बिना ऊर्जा स्रोत के वो इस मंदाकिनी आकाश गंगा से अपने आकाश गंगा यानी देवयानी आकाश गंगा तक नहीं जा सकती थी। अतः वो शक्ति मौली की तरफ देखते हुए बोली, युवराज, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि बिना ऊर्जा स्रोत के वापस इंद्रनगर जाना नामुमकिन है, तो आप मुझे सिर्फ स्वतंत्र करके क्या संदेश देना चाहते हैं? उसकी आवाज में कठोरता और याचना का मिश्रण भरा हुआ था। शक्ति मौली ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और अपने आसपास खड़े लोगों को इशारा किया कि वो देवयानी को बंदी गृह से स्वतंत्र कर दे। और थोड़ी ही देर में देवयानी उस कैद से बाहर थी और शक्ति मौली वहां से जाने लगे। उन्हें जाता देख देवयानी उनके पीछे चल पड़ी और बोली, युवराज, मेरी बात सुनिए। बिना कवच के भी मैं राज्य रक्षक को ढूंढ लूंगी, लेकिन बिना ऊर्जा स्रोत के मैं उसे लेकर नहीं जा पाऊंगी। जैसे ही देवयानी के मुंह से ये बात निकली कि राज्य रक्षक को ढूंढ लूंगी, शक्ति मौली के चलते कदम एकदम से रुक गए थे और वो पलटकर देवयानी की ओर देखते हुए बोले, क्या राज्य रक्षक आदित्य लापता है? शक्ति मौली के इतना कहते ही देवयानी की आंखें भर आई थी और उसने उदास भरे चेहरे से ना में सिर हिलाया, जिसे देखकर शक्ति मौली को इंद्रनगर पर आने वाली विपदा के बारे में एहसास हो चुका था। वो समझ चुके थे कि वो जैसा संकट समझ रहे थे, ये संकट आने वाले संकट के सामने कुछ नहीं था और उसे देवयानी का ये कथन सत्य लगने लगा था कि इससे वो भी प्रभावित होगा। शाम के 6 बज चुके थे। जयपुर के होटल में बैठी रिया ने अमन को फोन किया और बोली, अमन, मुझे जयपुर घूमना है, इंतजाम कराओ। ओके मैम, अमन ने जवाब दिया और फोन काट दिया। रिया का फोन कटने के बाद अमन ने जैसे ही एजेंट का नंबर डायल करने के लिए फोन निकाला, उसे दरवाजे पर लोबो की आवाज सुनाई दी। अमन सर, जल्दी से रिया मैडम के रूम में चलिए। अमन लोबो को इस तरह घबराया देखकर वो भी घबरा गया। उसने बिना ये सोचे कि लोबो रिया के कमरे में चलने को क्यों कह रहा है, जबकि अभी 1 सेकंड पहले उसकी रिया से बात हुई है। वो ऐसे ही रिया के कमरे की ओर दौड़ पड़ा और जब दोनों ने वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो रिया ने दरवाजा खोला और अमन के घबराए हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ अमन,
ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? रिया को सही सलामत देखकर अमन के जान में जान आई। उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर रिया ने उनसे अंदर आने को कहा और रिया के कहने पर वो दोनों अंदर चले गए थे। अंदर जाने के बाद अमन ने लोबो की ओर घूरते हुए देखा और बोला, क्या हुआ रिया मैम को जो ऐसे दौड़ा कर लाए हो? लोबो ने कुछ बोला नहीं, बल्कि अपने फोन में एक तस्वीर खोलकर रिया और अमन के सामने रख दी, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। तस्वीर में रिया के दादा जगत प्रसाद माथुर अपने कमरे में लेटे हुए थे और उनके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ था। रिया को समझ नहीं आया कि आखिर दादाजी के तबीयत के बारे में उसे पता चलने के बजाय पहले लोबो के पास तस्वीर कैसे आ गई, और वो संदेहास्पद दृष्टि से लोबो की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें ये तस्वीर किसने भेजी लोबो? जगत प्रसाद माथुर और लोबो दोनों को अंदेशा था कि रिया तस्वीर देखते ही घबरा जाएगी और बिना कोई सवाल किए हुए ईटानगर के लिए निकल लेगी। लेकिन रिया के इस सवाल ने लोबो को सक पका दिया था। लोबो ने घबराए हुए स्वर में ही बोला, मुझे ये तस्वीर मेरे साथ काम करने वाले ने भेजी है और माथुर सर को कोई जुकाम बुखार नहीं हुआ है, बल्कि हार्ट अटैक आया है। लोबो को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर रिया समझ गई कि शायद कुछ गड़बड़ है और उसने अमन को जल्दी से तैयार होकर आने को कहा और लोबो को ऑर्डर किया अगली फ्लाइट के टिकट का इंतजाम करे। रिया का निर्देश सुनने के बाद वो दोनों उसके कमरे से निकल गए और उनके जाने के बाद रिया ने अपने घर के सबसे भरोसेमंद नौकर गोली को फोन किया और गोली के फोन उठाने पर उसे पूछा, दादाजी की तबीयत कैसी है गोली? रिया को लग रहा था कि शायद दादाजी उसे जल्दी बुलाने के लिए नाटक कर रहे हों, लेकिन गोली ने जो कुछ कहा उससे ये तो साफ हो चुका था कि रिया के दादा की तबीयत वास्तव में बहुत खराब थी। तीनों वहां से निकल पड़े और एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वहां से उन्होंने ईटानगर जाने के लिए फ्लाइट ली और फिर घर की ओर रवाना हो गए। जब विक्रम को उस न्यूज से ये सूचना मिली कि लाशें चोरी हो गई हैं, तो उसे तुरंत अंदेशा हो गया कि हो ना हो मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। पिछले 3 घंटों से वो बस इस चक्रव्यूह से बचकर निकलने के बारे में सोच रहा था कि आखिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। उसे ईटानगर से निकले हुए 30 घंटों से ज्यादा समय हो चुका था। उतनी देर में वो 30,000 तरीके सोच चुका था कि वो दोनों कहां और कैसे छुपे कि सिंडिकेट के लपेटे में आने से बचे रहे, लेकिन उसे कोई भी फुल प्रूफ तरीका सूझ नहीं रहा था। ट्रेन धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। अब तक विक्रम सिंडिकेट को उलझाने के लिए 3 बार ट्रेन बदल चुका था, लेकिन वो ये बखूबी जानता था कि उसका ये प्लान इतना फुल प्रूफ नहीं है कि जिससे वो सिंडिकेट की नजरों में आने से बचा रहे। अचानक से उसके शातिर दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया, जो कि एक हिसाब से कुछ दिनों तक उस दोनों को सुरक्षित रख सकता था। ईटानगर जाने वाली फ्लाइट के बिजनेस क्लास में लोबो, अमन और रिया तीनों अलग अलग सीट पर बैठे हुए थे। रिया के दिमाग में लगातार एक बात घूम रही थी जो कि उसे परेशान किए जा रही थी कि हनीशक्ल का इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो चुके उसके दादू को अचानक से दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है, जबकि डॉक्टर वर्मा ने बताया था कि इन्हें अब कोई बीमारी आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दौरा पड़ा भी तो तब जब वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आई। क्या करणवीर को देखकर वहां दादाजी को कोई शक पैदा हो गया कि मैं और करणवीर एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने अपने दिमाग पर इतना ज्यादा जोर डाल दिया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया? भगवान न करे दादाजी को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? इतने बड़े बिजनेस को उसके लिए अकेले चला पाना अभी मुश्किल था। रिया ने आगे सोचा, शायद इसीलिए जब मैंने जयपुर वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो वो जरा भी खुश नहीं हुए और रूखा सा व्यवहार किया। यह हो सकता है कि वो डॉक्टर वर्मा अंकल के बारे में सोचकर परेशान हो गए हों। उसके दिमाग में कई तरह की बातें दौड़ रही थी। रिया को जयपुर से निकले हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था और फ्लाइट धीरे धीरे ईटानगर की ओर बढ़ रही थी। पिछले कुछ देर से देवयानी बिना कुछ बोले सिर नीचे किए हुए लगातार रोती जा रही थी। देवयानी को फूट फूट कर रोता हुआ देखकर शक्ति मौली का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया। देवयानी को ऐसे रोता देख शक्ति मौली आगे बढ़ा और देवयानी के ठुड्डी में हाथ लगाकर बहुत ही आराम से पूछा, क्या राज्य रक्षक किसी कैद में है देवयानी? इतनी बड़ी मजाल इस ब्रह्मांड में किसी की नहीं है कि उन्हें कैद कर सके। लेकिन उनकी बात सुनने के बाद देवयानी ने जो जवाब दिया था वो सुनकर शक्ति मौली अंदर से हिल सा गया था। वो कालनेमी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे युवराज। शक्ति मौली का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे देवयानी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक मामूली सा तांत्रिक कालनेमी
जिसे उसके भाई महाराज चंद्रमौली ने दंड देकर छोड़ दिया था, वो राज्य रक्षा को मार सकता है। ये बात शक्तिमौली के गले उतर नहीं रही थी और वो चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रही हो देवयानी? काल नेमी की इतनी मजाल कि वो राज्य रक्षक आदित्य को हानि पहुंचा सके? उसे अभी भी देवयानी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काल नेमी से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण काल नेमी नहीं बल्कि कोई और था। कहते हुए देवयानी ने उस लाल रोशनी का भी राज खोल दिया था जिसने राज्य रक्षक आदित्य की जान ली थी। इतना कहने के बाद देवयानी ने फिर से शक्तिमौली को चौंका दिया था और फिर शुरू से कहानी बताना शुरू कर दिया कि कैसे महाराज चंद्रमौली के मृत्यु के बाद काल नेमी ने राज्य के ऊपर आक्रमण करके राज्य को हानि पहुंचाने की कोशिश की और फिर उसे राज्य रक्षक द्वारा जब रोका गया और वो पराजित होने वाला था, तभी उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया जो कि राज परिवार के किसी सदस्य द्वारा संचालित हो सकता था और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। देवयानी से इंद्रनगर की बर्बादी की ऐसी कहानी सुनकर शक्तिमौली की आंखें भर आई थी और उसकी आंखों के सामने वो अतीत घूम गया कि कैसे इंद्रनगर की सीमा के विस्तार के लिए उसने अपने बड़े भाई चंद्रमौली के आदेश पर वर्षों लड़ाई की। कुछ देर तक शक्तिमौली इंद्रनगर के स्वर्णिम दिनों को याद करता रहा और फिर अपने आप को वर्तमान में लाते हुए देवयानी से सवाल किया, क्या पारद ने नया राज्य रक्षक चुन लिया है? उसके प्रश्न के जवाब में हाँ में सिर हिलाते कहा, हाँ युवराज, और मैं उसे ही खोजकर इंद्रनगर ले जाने के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ आकर आपके कैद में फंस गई। देवयानी के इतना कहने के बाद शक्तिमौली के सामने सारी घटनाएं शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। ये सब सुनने के बाद शक्तिमौली ने उससे वहीं रुकने को कहा और खुद एक वहां से थोड़ी दूर बने एक कमरे की ओर चला गया था और देवयानी उसे जाते हुए देखते रह गई थी। क्या शक्तिमौली करेगा देवयानी की सिद्धार्थ को ढूंढने में मदद? और क्या है जगत प्रसाद माथुर के हार्ट अटैक का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।